मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज के हम वीडियो में एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म 1856 में USA में हुआ है। उनने ज्वाइन किया मिडिवल स्टील कंपनी 1878 में मैकेनिकल इंजीनियर की हैसियत से, ठीक है। और उनका बैकग्राउंड क्या था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। उनने जो भी मतलब यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो साइंटिफिक स्टडी की और टेक्निक्स वगैरह टेक्निक्स से काम किया। और उनका जो जब उन्हें पढ़ाई कंप्लीट की तो सबसे ज़्यादा उनका योगदान वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाने से संबंधित था और रिसोर्सेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से संबंधित उनका योगदान था। फिर उसके बाद टेलर ने जो प्रिंसिपल और टेक्निक जो भी बनाई है वो किस पे आधारित थी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट और टेस्ट किए गए, ठीक है। तब जाके एक प्रिंसिपल उनके डेवलप हुए, जो कि कहाँ कंडक्ट किए गए, फैक्ट्री में। उनने रिसर्च की, मतलब ये नहीं प्रिंसिपल क्यों डेवलप किए, ताकि क्योंकि मालूम क्या हुआ कि जो वर्कर काम करते हैं तो जो भी प्लानिंग बनाई जाती है उससे रिलेटेड या मेथड रहती है वर्कर काम करने की, उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उनको दूर करने के लिए उनने अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल को डेवलप किया है। नेक्स्ट देखिए इसका कंट्रीब्यूशन टेलर का। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है, जिसे हेनरी फोयल फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स कहे जाते हैं, वैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है फादर कहे जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब इनको क्यों फादर कहा जाता है, इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन उसके बारे में देखेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उन्होंने अपनी कई बुक्स पब्लिश की, रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब यानी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का मतलब जहाँ ये वर्क वगैरह किया जाता है उसमें मतलब साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाए, ठीक है। वैज्ञानिक नज़रिए को बताया गया है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में बोला है इनने सबसे ज़्यादा मतलब यानी किसके ऊपर मतलब ध्यान दिया, तो शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनका योगदान बहुत ज़्यादा था। और इससे रिलेटेड उनने बुक्स और रिसर्च पेपर पब्लिश्ड किए थे, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल। उन्हें सबसे ज़्यादा फोर्स किया है, ठीक है, स्ट्रेस दिया है किस पे, कि साइंटिफिक मेथड को अडॉप्शन करने में, ठीक है, प्रॉब्लम को, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसके बाद देखिए हम मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया वो ही हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर जनरल लैंग्वेज में देखा गया है, साधारण लैंग्वेज में देखा गया कि इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब रहता है साइंटिफिक टूल्स, मेथड, ट्रेंड जो पर्सन रहते हैं उनको यूज़ करना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जनरल लैंग्वेज में कहा जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि अडॉप्शन करना, यूज़ करना साइंटिफिक टूल्स, मेथड और ट्रेंड पर्सन को यूज़ करना अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब इंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस, दैट मीन्स decision in the organization should be taken on the basis of will and wish of the manager, but must be based on scientific study conducted by using scientific tools. इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे या हमारी इच्छा है, हमें ये ठीक लग रहा, ठीक है, हमें रात को सपने में आया था कि ये निर्णय लेने से इतना फ़ायदा हो जाएगा इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यानी अपनी इच्छा के आधार पर, पास्ट विशेस के हमारे विशेस के आधार पर या पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। हमें एक जो भी निर्णय लेते हैं वो हमें क्या पहले
क्या करते हैं कि हमें पहले बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हमें प्रैक्टिकली जैसे कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें उसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेना चाहिए कि वो हम ज़रूरी नहीं कि जो कई ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है या वो डेवलप हो रही है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगी। कोई भी काम करने की मेथड अगर अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख लेना चाहिए, और जिसके मेरिट्स ज़्यादा हो डिमेरिट्स कम हो उसे अडॉप्ट करना चाहिए और उसे प्रैक्टिकली लागू करके देखना चाहिए, विल और विश के ऊपर नहीं। ठीक है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको इसके मीनिंग में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये रहता है कि जैसे मालूम साइंस के जो प्रिंसिपल्स वगैरह रहते हैं वो 10 साल बाद भी वही रिज़ल्ट देंगे, उसके रूल रेगुलेशन वही रहेंगे, और 10 साल पहले भी और 10 साल बाद भी वो कभी भी, चाहे 1000 साल हो जाएं, पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। साइंस के रूल रेगुलेशन जो हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रिज़ल्ट कितने भी समय बीत जाए वही का वही रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं, समय अकॉर्डिंग डायनेमिक बोला ना इसको, प्रोसेस मैनेजमेंट को परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। तो हमें है ना क्या करना चाहिए कि हर चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये पहले हमने अडॉप्ट की थी उस चीज़ को तो हमारे लिए बेनिफिशियल थी, अब होगी कि नहीं। क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले हम जो प्रोडक्शन करते थे वो ट्रेडिशनल मेथड से करते थे। ठीक है, जब हम पहले प्रोडक्शन करते थे ट्रेडिशनल मेथड से करते थे। जैसे कपड़े का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से कपड़ा बनाया जाता था, तो वो उस समय उपयुक्त थी। लेकिन आज के समय में मशीनी युग में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या होता है, प्रोडक्शन वर्क किया जाता है, तो अब हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये कुल मिला के ये है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये यहाँ पर ये है कि यहाँ मतलब इसके रूल्स और साइंस के रूल्स वगैरह जो हैं फिक्स्ड हैं, लेकिन मैनेजमेंट की रूल रेगुलेशन फिक्स्ड नहीं है। जो प्रिंसिपल बनाए फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे जो चीज़ फिट हो जाए वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे भी फिट हो। इसलिए हमें पहले कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने से पहले हमें उसे प्रैक्टिकली करके देख लेना चाहिए कि हमें वो सूट होगी या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको जो मैंने अंडरलाइन किया उस पर ध्यान देना। इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि टेलर ने कहा कि हर एक जॉब परफॉर्म्ड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसमें क्या होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी मतलब यानी ये देखना चाहिए, जैसे कोई मेथड अपना रहे हैं या कोई मशीन ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन लगती करोड़ों रुपए की लगती हैं, तो हमें एक बार ख़रीदने के बाद हम बार बार तो उसे चेंज नहीं कर सकते या बार बार इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें जब मशीन ख़रीदते हैं तो उसको देख लेना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ उसको अच्छी तरीके से उस पर काम कर पाएंगे कि नहीं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख लें और फिर उसके बाद अडॉप्ट करें। पास्ट एक्सपीरियंस और के आधार पे या इच्छा के आधार पे नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें दिया, इन रूल्स ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर जॉब डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। रूल ऑफ थंब मतलब जो भी स्टैंडर्ड टाइम, एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है, ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए, 1 घंटे में हो जाना चाहिए, 2 घंटे में हो जाना चाहिए। जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कोई भी काम मतलब कोई भी काम कर रहा है वर्कर जो टाइम तय किया, एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया, वो किसके आधार पे किया, जैसे कि जैसे एक काम है तो उसको स्टैंडर्ड टाइम तय करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, वही काम को 50-100 वर्कर से करवा के देख लेना चाहिए। अब उनमें से जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी कि वो काम जैसे 4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं
तो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर देना चाहिए कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो 4 घंटे में तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। तो वो टाइम इस तरीके से तय किया जाता है, ना कि अपनी इनकी इच्छा से कि चलो ये 4 घंटे में हो जाएगा तो 4 घंटे दे दिए इसको। ठीक है, तो हर एक जॉब परफॉर्म करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम तय करना चाहिए और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं। ठीक है, और एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि इतने समय में इतना हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जैसे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि सब मिलजुल कर काम करें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे को समझें। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और मतलब उन लोगों के आपस में। ठीक है, ज़्यादातर देखा गया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें 2 ग्रुप रहते हैं, 2 ग्रुप के पीपल्स रहते हैं। एक तो वर्कर ग्रुप रहता है और एक मैनेजमेंट ग्रुप रहता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से मतलब इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि दुश्मन जैसा। वर्कर ये सोचते हैं कि हमेशा कि उन्हें कम तनख्वाह दी जा रही है, उन पे ज़्यादा बर्डन है काम का। ठीक है, उनका शोषण हो रहा है। और मैनेजमेंट दूसरी तरफ ये सोचती है कि वर्कर उनका बारे में अच्छा नहीं सोचते। जब देखो जब अनरीज़नेबल डिमांड करते हैं, जब देखो जब स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते कि उनकी स्थिति क्या चल रही है, तो एक दूसरे के बारे में मतलब ये उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। इस प्रिंसिपल में कहा गया है, टेलर ने अपने प्रिंसिपल में कहा गया है कि ये ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन का हमें गोल्स अचीव करना है तो ये ज़रूरी है कि दोनों ग्रुप का जो एटीट्यूड है, नेगेटिव थिंकिंग है, इसको चेंज किया जाए। ये उनका आउटलुक, मेंटल मतलब जो नज़रिया चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या रहता है, कम्प्लीटली चेंज करना नज़रिया एक दूसरे के प्रति। जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन की वो मैनेजमेंट की वर्कर के प्रति, तो ये नेगेटिव थिंकिंग को हटा के पॉजिटिव थिंकिंग लाना, इसको बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, और जब इन दोनों के अगर नेगेटिव थिंकिंग को हटा के अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग ला देंगे तो ये क्या होगा, ये जिससे कि क्या होगा कि पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होने में हेल्प मिलेगी और सब एक डायरेक्शन में ही चलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, मेन ऑब्जेक्ट रहता है वर्कर का कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे सैलरी मिले। ठीक है, तो ये समझाया जाए उसे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी तब मिलेगी जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो अपने आप ही उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल दी है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल को और एक्सपांड किया है, ये जो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड है ना, इसी को बढ़ाते हुए इन्हें 3rd प्रिंसिपल लिया है। इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर। इस प्रिंसिपल में बोला गया है जो भी काम करे कोऑपरेशन के साथ। जैसे हमने बताया था ना कि 2 ग्रुप रहते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप्स, तो ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को समझें। वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर सहयोग से काम करें और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके चलें, एक दूसरे से कंसल्ट करते हुए वर्कर्स। ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट अगर कोई भी प्लान बनाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को बुलाए, उनके सजेशन ले और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब उनके सजेशंस का स्वागत करे। अगर अच्छे सजेशन देता है तो उसको ले भी, ठीक है, और उस सजेशन से फ़ायदा होता है तो उन्हें इनाम भी दे वर्कर्स को। ठीक है, तो उसको वो मतलब ये ने जब ये देखेंगे कि उनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो वो सेटिस्फाइड होकर, खुश होकर बहुत अच्छे से पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। और इसी तरीके से वर्कर को भी हर छोटी छोटी चीज़ पे जब है ना सैलरी के नाम पे खड़े नहीं हो जाना चाहिए स्ट्राइक पे कि तुरंत काम छोड़कर और स्ट्राइक पर खड़े हो गए। इस तरीके से एक दूसरे को लेकर कोऑपरेट करके चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में
ज़्यादातर देखा गया है जापानीज़ कंपनी में देखा गया है कि यहाँ पर वर्कर को फैमिली मेम्बर जैसा माना जाता है, ठीक है। और जैसे जो जापान की कंपनीज़ वगैरह है उसमें मतलब यानी कंपनी के जो ऑनर है वो उसको फैमिली मेम्बर जैसा मान रहे हैं, वैसे ही वर्कर भी छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक पे नहीं चले जाते। अगर वो किसी कारण वर्ष अगर किसी बात से वो डिससेटिस्फाइड हैं तो वो ब्लैक रिबन लगा के उस वक्त ब्लैक रिबन लगा के काम करने लगते हैं, तो जिससे कि मैनेजमेंट को खुद पता लग जाता है कि वो किसी बात से वो असंतुष्ट हैं, तो उनसे जाके मैनेजर कंसल्ट करता है, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता है, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और देखिए, जब भी वर्कर को असाइन कर रहे हैं जॉब वगैरह, तो हमें उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको काम देने से पहले अगर इंटरेस्ट के बारे में पूछ लेते हैं तो डेफिनेटली पूरी क्षमता से अपने फुल डेडिकेशन से अपना वर्क परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए हम, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किसके ऊपर निर्भर करती है? वर्कर्स के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर, क्योंकि वही तो काम करते हैं। वो जितना अच्छा काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो वर्कर की इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किसके ऊपर निर्भर करती है? वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर। और वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो, किसके? वर्कर की क्षमता जब ही बढ़ेगी जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका सही चुनाव होगा, ठीक है। तो वर्कर जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसका सिलेक्शन ध्यानपूर्वक सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन करने के बाद उनको क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग पर भेज देना चाहिए जॉब परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। उससे क्या होगा, समय समय पर ट्रेनिंग देंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे, उनका नॉलेज अपडेट हो जाएगा, और जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। जितनी उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ही जितना वो मतलब इन्हें काम करने में परफेक्ट होगा, उनको नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी और वर्कर दोनों की ही प्रॉस्पेरिटी होगी। थैंक यू।